खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सियासत से आ रही बड़ी खबर से। दरअसल भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कल बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी जिसमें पवन सिंह का भी नाम शामिल था। आखिर पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया, पहले तो विस्तार से आपको समझाते हैं ये पूरी खबर। आसनसोल से टिकट मिलने पर स्टार भोजपुरी सिंगर पवन पूजा पाठ कर रहे थे। पवन सिंह से समर्थक भी गदगद नजर आ रहे थे। बीजेपी ने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए दूसरे बिहारी पवन सिंह को मैदान में उतारा था। टिकट ऐलान के बाद बंगाल से लेकर बिहार तक सियासी पारा हाई हो गया। सवाल उठने लगा था कि क्या बंगाल की लड़ाई में पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा को मात दे पाएंगे, लेकिन पवन सिंह के समर्थकों की खुशियां कुछ ही घंटे में काफूर हो गई। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी। पवन सिंह ने ट्वीट कर कहा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या वो किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। देखिए बड़ा सवाल यही 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने पवन सिंह पर इतना बड़ा दांव लगाया था, क्यों? और पवन सिंह की शख्सियत क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पवन सिंह कौन है जो लोग जानते नहीं होंगे। दरअसल उत्तर भारत के अगर आप रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर पवन सिंह का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन पवन सिंह अपने गानों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं क्योंकि उनके भोजपुरी गाने, उनकी एक्टिंग, हर जगह उनकी पहचान है। राजनीति में उतरने वाले चौथे पॉपुलर भोजपुरिया स्टार वो बने और 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे पवन सिंह। 2024 में उन्हें टिकट मिला, लेकिन चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। भोजपुरी फिल्में जैसे कि प्रतिज्ञा, डकैत, जिद्दी आशिक, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी टॉप रेटेड फिल्म्स हैं, उनमें वो एक्टिंग कर चुके हैं और इंटरनेशनल भोजपुरी फेस्टिवल में सम्मानित किए जा चुके हैं। पवन सिंह 2016 में इंटरनेशनल भोजपुरी फेस्टिवल में सम्मान उन्हें दिया गया था और ऐसे में 1997 से उन्होंने करियर की शुरुआत की। पहला भोजपुरी एल्बम लॉन्च किया था और उसके बाद से अब तक उनका भोजपुरी फिल्मी करियर जो है वो काफी टॉप पर रहा है। 2008 में एल्बम जो अक्सर शादी ब्याह के मौकों पर लॉलीपॉप लागे लो बड़ा हिट हुआ था। पहले लोग हंसते हैं लेकिन एंजॉय भी करते हैं। इस तरह के गाने हर फंक्शन में उत्तर भारत में खासतौर पर बजते नजर आएंगे और उसके पीछे आवाज एक ही, पवन सिंह की। एक तरफ आसनसोल में सियासी पारा अब गर्म हो चुका है, पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो उधर कोलकाता में चुनाव से पहले सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। कोलकाता में हजारों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स क्यों टेंशन में आ गए हैं, देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अभी से अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान अब रूट मार्च भी कर रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां सीआरपीएफ के जवान अभी से रूट मार्च कर रहे हैं। चुनाव में हिंसा रोकने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 100 टुकड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल सियासी हिंसा की आग में जल रहा है। टीएमसी की गुंडागर्दी से बंगाल की जनता पहले से ही परेशान है। पिछले दिनों संदेशखाली में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। जवानों को ठहराने के लिए स्कूल प्रशासनों को नोटिस दे दिया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान स्कूल में रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आज दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। भारी बर्फबारी, जोरदार बारिश और तूफान से जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तबाही हुई है। रियासी जिले के चसाना गांव में भयानक लैंडस्लाइड हुई। एक घर पूरी तरह से मलबे में दफन हो गया। इस घटना में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए गए। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी का कहर जारी है। तेज हवा की वजह से जम्मू कश्मीर में 200 घरों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। जम्मू कश्मीर में कुदरत क्रोध में है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं। यहाँ बारिश के चलते पूरा का पूरा पहाड़ हाईवे पर आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप है। रास्ते में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं।
वहीं बड़ी बड़ी मशीनों से मलबे को हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके। का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने शिमला समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। जोरदार बर्फबारी से शिमला की वादियां तो गुलजार हैं। नेशनल हाईवे समेत 350 सड़कें लेकिन बंद हैं। कई इलाकों में बिजली भी गुल है। एक कहावत अक्सर आपने सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। लेकिन शायद अखिलेश यादव आजकल हर जगह यही कहना चाह रहे हैं और अखिलेश यादव का ये दर्द रह रहकर सामने आ जाता है। पहले मीडिया के सामने और उसके बाद नवभारत नवनिर्माण मंच पर एक एक कर अपनों का छूटता साथ और फिर राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग। अखिलेश यादव अब ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि कुछ लोग डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को जो धोखा दिया जा रहा है या फिर जो भी अखिलेश का साथ छोड़कर जा रहे हैं वो पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों से ज्यादा प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ये महज पिछले 1.5 से 2 साल का डेटा है। समाजवादी पार्टी नेताओं के ये वो सारे बड़े नाम हैं जिसमें कोई सांसद रहा, कोई विधायक तो कोई महासचिव। तो किसी ने सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन अभी अखिलेश के साथ नहीं। बूथ लेवल, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सपा का दामन छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके नाम हमने आपको नहीं बताए। इन सबके बाद भी अखिलेश कह रहे हैं कि जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो बीजेपी के एजेंट थे। अब सवाल यह है कि अखिलेश हताश हैं इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी में और भी बड़ी टूट होने वाली है। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ही हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा। 5 साल सरकार में नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया आपका वो नेता यहाँ इस मंत्री से मिल करके गया है। लेकिन हमें ये भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है, लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। जब तक नेता अखिलेश के साथ थे तब तक ऑल इज वेल था, लेकिन जैसे ही अखिलेश का गुणगान करना बंद हुआ तो वही ऑल इज वेल उनके लिए ऑल इज अनवेल हो गया। इतना ही नहीं, अखिलेश के लिए वो नेता जलेबी रसगुल्ला पाने वाले बन गए। लेकिन लगता है अखिलेश यादव फैक्ट को समझना और स्वीकारना नहीं चाहते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड सीट 224 जीतकर अकेले के दम पर सरकार बनाई थी। लेकिन 5 साल बाद 2017 के चुनाव में यही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन राहुल अखिलेश की जोड़ी 54 सीटों पर सिमट गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में बना गठबंधन तमाम कोशिशों के बावजूद 125 सीटों पर सिमट गया। गठबंधन में सपा को 111 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिली और एक बार फिर सूबे में बीजेपी की सरकार बनी। डेजर्ट्स लगता है बीजेपी के पास अच्छे हैं, जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ला दे रहे हैं कि गुलाब जामुन दे रहे हैं। अच्छा, गुलाब जामुन में कुछ भर कर के भी दिया जाता है आजकल, तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो गुलाब जामुन रहा हो उसके अंदर कुछ छिपा रहा हो, जिसके कारण कुछ हमारे साथी चले गए छोड़ करके। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव बीजेपी पर ठीक राह फोड़ते दिखे। नवभारत नवनिर्माण मंच कॉन्क्लेव में अखिलेश ने बताया कि बीजेपी के लोगों को भड़काने से वो चुनाव हारे। 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। हम लोगों ने काम करके दिखाया, हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं 2 बार। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के गिरते ग्राफ को उठाने के लिए हर संभव कोशिश की।
2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। 2012 के बाद से 2024 तक पिछले 12 सालों में समाजवादी पार्टी का ग्राफ कैसे नीचे आया और बीजेपी कैसे लगातार बढ़ती चली गई, वो भी देखिए। 2009 लोकसभा चुनाव में सपा ने 23 सीटें जीती और वोट प्रतिशत 28.75% था। वहीं बीजेपी ने 15 सीटें जीती और वोट प्रतिशत 18.75% था। 2014 में सपा की सीटें कम होकर 5 हो गईं और वोट शेयर 3.37 हो गया। बीजेपी के खाते में 71 सीटें आईं और वोट शेयर 42.63% रहा। जबकि 2019 के चुनाव में सपा 5 सीटें जीती और वोट शेयर 2.25 रहा। वहीं बीजेपी 62 सीटें जीती और वोट फीसदी 49.9% रहा। भाई हम कहाँ से टिकट दे दें? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आग दिखा रहा है। सोचो आप ना, हम क्या करें बताओ। बहुत लोग अभी इस्तीफा दिए, बहुत लोग आगे इस्तीफा देंगे। ये तो सपा अगर सफा हो रही है तो कोई सपा में बैठा थोड़ा ना रहेगा। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। शायद अखिलेश इसी को नहीं पचा पा रहे हैं और हजम भी कैसे कर पाएंगे। दरअसल अखिलेश का टारगेट 2024 के चुनाव में अपनी लोकसभा सीटें 5 से ज्यादा करने का था, मगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद समीकरण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। अखिलेश जिन सीटों पर अपनी जीत की श्योरिटी कर रहे थे, टूट के बाद उनकी कैलकुलेशन का गणित फेल हो गया। 2017 में समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव हुआ। पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में आई। उम्मीद जताई गई कि पार्टी की परफॉर्मेंस और ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन कमान संभालने के बाद पहली परीक्षा 2017 का विधानसभा चुनाव थी। लेकिन 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। 2017 का निकाय चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। 2022 लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर सीट भी हार गई। 2023 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी। नगर निगम की 17 में से एक भी सीट सपा नहीं जीत पाई। नगर पालिका की 199 सीटों में से सपा को सिर्फ 35 पर जीत मिली। सपा मैनपुरी में भी चुनाव हार गई। नगर पंचायत की बात करें तो 544 में से महज 89 सीटों पर सपा अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो पाई। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। सबसे सेफ सीट संभल पर शफीकुर रहमान बर्क को कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन अब बर्क के निधन के बाद मुश्किलें बढ़ गईं। अखिलेश के साथ अपनी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि वो सहयोगी भी छोड़ते जा रहे हैं, जिनके दम पर मोदी को हराने के लिए ख्वाब सजाए बैठे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन अब साथ नहीं। 2022 में ओम प्रकाश राजभर साथ थे, लेकिन अब साथ नहीं। 2022 में आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अब जयंत की राहें जुदा हैं। राज्यसभा के चुनाव में आपने परिणाम देख लिया है। देखिए, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। और मुझे लगता है कि यह प्रश्न हर व्यक्ति उनसे करेगा। अखिलेश से सब बिछड़ रहे हैं बारी बारी, लेकिन अखिलेश इन सब पर सेल्फ स्टडी करने की बजाय दोषारोपण कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनों से धोखा मिलने की बात कर रहे हैं और ये दर्द नव भारत नव निर्माण मंच पर दिखाई दिया। नहीं, अभी दोस्ती क्या है, वो तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिताया, दूसरे सदन में पहुंचा दिया। आप सोचिए, राज्यसभा कितने 37 पर बनते हैं राज्यसभा। और जब उनके विधायक मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे छोड़ के बच जाना, और मैंने कहा हमारा साथ देना हमेशा। एक एक विधायक ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो क्या देखा मैंने अभी, एक राज्यसभा उनको बनाया जिन पे 9 विधायक थे। 37 पर एक राज्यसभा बनता है, और वही 9 अगर आज हमारे पास होते तो आज समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद होता। आज लोग रंजन चुनाव नहीं हारते। जो अखिलेश यादवों को अपना कोर वोटर मानते हैं वो भी उनसे दूर जा रहे हैं। सपा की राह आसान नहीं दिख रही। एक तो मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने के डर से अखिलेश राहुल एक बार फिर साथ आ गए हैं, तो अपने परंपरागत वोट बैंक यादव तबके में भी खतरे की घंटी बजने लगी है। 2024 के इलेक्शन में यादव किस ओर जाएंगे ये कहीं ना कहीं साफ हो गया। यादव मंच ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। यादव मंच ने अखिलेश यादव को वोट नहीं करने का फैसला लिया।
लखनऊ में यादव मंच की बैठक में ये फैसला लिया गया और इसी मीटिंग में अखिलेश के कुनबे से किसी को नहीं बुलाया था। तो क्या अखिलेश इन्हें भी बीजेपी का डबल एजेंट बताएंगे? क्योंकि 2014 के बाद से सपा का कोर वोट धीरे धीरे घटता जा रहा है। यूपी के वो जिले जिन्हें जाटलैंड कहा जाता है, जहां मुलायम परिवार का नाम ही काफी था, लेकिन अब केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के आने के बाद नैरेटिव बदल चुका है। आजमगढ़, रामपुर, कन्नौज जैसी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। जाहिर है जो आंकड़े हैं, पिछले चुनावों में जो जनादेश रहा है, उन्हें अखिलेश डबल एजेंट नहीं बता सकते, लेकिन अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उन नेताओं पर ठीकरा जरूर फोड़ रहे हैं जो मोदी और योगी की डेवलपमेंट वाली नीतियों से इंप्रेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।